अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब का मुतालबा बड़ा दिलचस्प है। वो कहते हैं कि आर्मी चीफ साहब को मेरिट पे होना चाहिए। तो इसके ऊपर दो सवाल उभर के आते हैं सामने, जो सबसे मेरे ख्याल में आम से बच्चे को भी कहेंगे कि आर्मी चीफ को मेरिट पे होना चाहिए, जो अब नया आने वाला है। तो छोटे से बच्चे को भी ये उसके दिमाग में सवाल आ जाएगा कि क्या इससे पहले वाले जो आर्मी चीफ होते थे वो मेरिट पे नहीं होते थे, और क्या इससे पहले वाले जो आर्मी चीफ होते थे वो पसंदीदगी की बुनियाद के ऊपर लगाए जाते थे। तो बेसिकली नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जब से पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग हुआ तो 10 आर्मी चीफ आ चुके हैं। 6 का तकर्रुर जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब ने किया, और 6 के 6 की मियां नवाज शरीफ साहब के साथ नहीं बनी। और ये पाकिस्तान की सियासत का एक मामूल रहा है कि जो भी वज़ीर आज़म या जो भी प्राइम मिनिस्टर या जो भी सदर जिस भी आर्मी चीफ को लगाता है उसके साथ नहीं बनती, क्योंकि बाद में एट दी एंड हमें देखने को मिलता है कि वो जिस बंदे को उसने अपॉइंट किया होता है उसी के खिलाफ कैंपेन चलाना शुरू कर देता है। तो नाज़रीन इकराम, ज़रा हम इसके ऊपर नज़र डालते हैं कि कौन कौन से आर्मी चीफ थे जो कि आ चुके थे पाकिस्तान के आज़ाद होने के बाद, और कौन से आर्मी चीफ थे जो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के अलहदा होने के बाद पाकिस्तान के अंदर आए थे। तो इसके अंदर बेसिकली 16 जर्नैल थे जो कि पाकिस्तान के आज़ाद होने के बाद अब तक जनरल बाजवा साहब तक 16 जर्नैल ऐसे थे जो कि आर्मी चीफ बने थे। उसके अंदर सबसे पहले जो आता है जनरल सर फ्रैंक वाल्टर 1947 से लेकर 1948 तक। दूसरे नंबर पे आते हैं जनरल डोगलास डेविड 48 से लेकर 51 तक। इसके बाद आता है फील्ड मार्शल अयूब खान साहब 51 से लेकर 58 तक। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान का पहला मार्शल लॉ। इसके बाद आ जाते हैं जनरल मूसा खान 58 से लेकर 66 तक। और इसके बाद आ जाते हैं आगा मोहम्मद याह्या खान साहब 1966 से लेकर 1971 तक। नाज़रीन इकराम, इसके बाद जो पार्टीशन हो चुकी थी इसकी, पाकिस्तान और बांग्लादेश की अलहदा हो चुके थे। नाज़रीन इकराम, जनरल गुल हसन खान साहब, ये 6 जर्नैल जो थे ये 1947 से लेकर 1942 तक ये पाकिस्तान के ऊपर हुक्मरानी करते रहे। और इसके बाद आने वाले जो 10 जर्नैल हैं उनके नाम दर्ज झैल है। जनरल टिक्का खान, जनरल ज़ियाउल हक 1976 से लेकर 1988 पाकिस्तान का दूसरा मार्शल लॉ। इसके बाद आ जाते हैं जनरल मिर्ज़ा असलम बेग साहब 1988 से लेकर 1991 तक। इसके बाद आ जाते हैं जनरल आसिम नवाज चंचुआ साहब 1991 से लेकर 1993 तक। और इसके बाद आते हैं जनरल अब्दुल वहीद खान साहब 1993 से लेकर 1996 तक। इसके बाद नाज़रीन इकराम आ जाते हैं सबसे अच्छे जनरल जो सब पाकिस्तान की तारीख के अंदर आए थे, जनरल जहांगीर करामत साहब 1996 से लेकर 1998 तक। और इसके बाद आ जाते हैं नाज़रीन इकराम, एक तो ये है कि यहाँ तक जितने भी जर्नैल थे ये कभी कोई अक्टूबर के अंदर रिटायर होता था, कभी नवंबर के अंदर रिटायर होता था। लेकिन इसके बाद से जब से जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब इस पाकिस्तान की तारीख के अंदर नमूदार हुए थे एज ए आर्मी चीफ, तो उनके बाद से जो है ना ये 29 नवंबर वाली जो तारीख शुरू हुई है ये उन जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब से शुरू हुई है। तो बेसिकली नाज़रीन इकराम, जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब 1998 से लेकर 2007 तक जो पाकिस्तान का इस वक्त तक आखिरी मार्शल लॉ जो था, यानी कि अब से पहले जो मार्शल लॉ लगा था वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब का था, और ये 2007 के अंदर ख़त्म हुआ था। और इसके बाद आए थे जनरल अशफाक परवेज़ कियानी साहब, जिसको कि 3 साल की एक्सटेंशन दी गई थी आसिफ अली ज़रदारी साहब से, इन्होंने ली थी 2007 से लेकर 2013 तक। और इसके बाद आए थे जनरल रहील शरीफ साहब जो कि 2013 से लेकर 2016 तक रहे थे। और इसके बाद आए थे जनरल कमर जवेद बाजवा जो कि 2016 से लेकर 2022 तक। 29 नवंबर को ये नाज़रीन इकराम रिटायर होंगे और नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट होनी है 29 नवंबर को। तो अब आ जाते हैं अपने उसी पुरानी वाली जो मैं आपको बता रहा था कि अब यहाँ पे एक और सवाल पैदा होता है कि जनाब इमरान खान साहब का अपना मेरिट क्या है। अगर इमरान खान साहब कह रहे हैं कि आर्मी चीफ को मेरिट के ऊपर तैनात करना चाहिए, तो यहाँ पे ये भी सोचना पड़ेगा कि क्या इमरान खान साहब जिसको तैनात करेंगे वो मेरिट के ऊपर होगा, और होगा तो वो कितने मेरिट पे होगा और कितने साल के लिए मेरिट पे होगा। क्योंकि इससे पहले इमरान खान साहब ने जितनी भी तैनातियाँ की हैं या जितने भी वज़रा को कलमदान दिए हैं उनका मेरिट जरा मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले आ जाते हैं उस्मान बुज़दार साहब, जिनका मेरिट इमरान खान साहब ने खुद इनको 4 साल तक नाज़रीन इकराम पंजाब के अंदर जब उस्मान बुज़दार की हुकूमत रही तो इख्तिलाफ़ात सामने आते रहे, लेकिन इमरान खान ने उस्मान बुज़दार को नहीं हटाया। लेकिन जब इमरान खान साहब की कुर्सी खुद खतरे में पड़ी तब इमरान खान साहब को उस्मान बुज़दार का काम नजर नहीं आया और इन्होंने जिसको उस्मान बुज़दार को मेरिट पे तैनात किया था इसको हटा के रख दिया था और इनकी जगह परवेज़ इलाही को लाया गया था। इसके बाद नाज़रीन इकराम आ जाते हैं महमूद खान साहब, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, जो कि इससे पहले परवेज़ खटक साहब के पास थी सीट और बहुत ही अच्छे काम कर रहे थे। परवेज़ खटक साहब बहुत ही नहायत
अच्छे सियासतदान माने जाते हैं। इसके बाद आ जाते हैं नाज़रीन करम असद उमर साहब, जिसके ऊपर पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सिर्फ इमरान खान नहीं, पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2011 के जलसे के बाद जो कि मीनार पाकिस्तान का हुआ था, उसके बाद ऑनवर्ड्स अपने धरने के अंदर ही असद उमर साहब को फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस करती रही थी। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट बनी थी तो असद उमर साहब 5 से 6 महीने काम करके इमरान खान साहब ने इनको कलमदान से हटा, वज़ारत ख़ज़ाना का कलमदान वापस लेके और इनको वज़ीर मनसूबा बंदी का कलमदान दे दिया गया था। इसके बाद नाज़रीन करम आ जाते हैं हफीज़ शेख साहब, इसको इमरान खान साहब ने मेरिट के ऊपर लगाया था। और इसके बाद आ जाते हैं शहरयार खान अफरीदी साहब, जिनको इंटीरियर मिनिस्टर लगाया गया था और बाद में इमरान खान साहब ने अपने ही मेरिट को ख़त्म करते हुए इनको वज़ारत नारकोटिक्स वाली जो वजारत थी जिसके अंदर रना सनाउल्लाह साहब का केस था वो दे दिया गया था इनको। इसके बाद नाज़रीन करम हम आ जाते हैं जुल्फ़ी बुखारी के ऊपर। जुल्फ़ी बुखारी को इमरान खान साहब ने मेरिट के ऊपर भर्ती किया था और इमरान खान साहब के अल्फाज ये थे कि ये एक सीनियर, ये जो एक यंग बिजनेसमैन अपने बिजनेस को इतना आगे लेके गया है तो ये पाकिस्तान को भी इतना ही आगे लेके जाएगा। लेकिन जब रिंग रोड का स्कैंडल आया तो इमरान खान साहब का ये वाला मेरिट भी गलत साबित हुआ। इसके बाद नाज़रीन करम मुराद सईद साहब के ऊपर आ जाते हैं, जिनकी वजारत सबसे ज़्यादा तरक्की पाने वाली पाकिस्तान के अंदर अब तक की सबसे मजबूत तरीक जो गुजरा थे उसके अंदर मुराद सईद साहब का शुमार किया जाता था। और इनको ऑन वर्ड शुरू से ही वजारत मवासिलात का कलमदान दिया गया था और इन्होंने उसके अंदर बहुत ही खातिर का काम भी किया था। लेकिन इनकी चाइना के साथ कुछ अनबन हो गई थी और चाइनीज़ जो थे उन्होंने 3.5 साल तक इनको अपने मुल्क का विजिट नहीं करने दिया था और ना ही इनको वीज़ा जारी होने दिया गया था। इसके बाद नाज़रीन करम हम आ जाते हैं फराग होगी, जो कि इमरान खान साहब की बहुत ही करीबी साथी मानी जाती थी। और यकीनन इमरान खान साहब की शादी जो हुई थी, जो पाकिस्तान की जो इमरान खान साहब के प्राइम मिनिस्टर होते हुए जो खातून अव्वल थी बुशरा बीबी साहिबा, उनकी जो दोस्त थी सबसे बेहतरीन दोस्त फराग होगी साहबा थी। इसके बाद नाज़रीन करम एहसन जमील गुज्जर साहब जो थे, इनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि ये पैसे लेकर डीसीज और एसीज और जो डीएसपीज और एसएचओज इनको जो है ना ट्रांसफ़र करते रहते हैं और आज तक ये इल्ज़ाम साबित तो नहीं हो सका, लेकिन बहुत बार इल्ज़ाम इसके ऊपर लगता आया है। इसके बाद नाज़रीन करम फराग होगी ने किस हैसियत के साथ अपनी जो ज़मीन थी वो रजिस्टर्ड करवाई थी पंजाब के अंदर, ये भी एक इमरान खान साहब का एक और मेरिट है। 10 बंदे यहाँ तक हो चुके हैं। अभी आगे आप देखें कि परवेज़ खटक साहब को जो वज़ारत डिफेंस दी गई थी, वज़ारत दिफा दी गई थी, वो मेरिट के ऊपर थी, क्योंकि इससे पहले परवेज़ खटक साहब जो है ना वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के सबसे बेहतरीन उम्मीदवार थे और सबसे अच्छे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के अब तक रहे थे। इसके बाद नाज़रीन करम आ जाता है इब्रार उल हक साहब। इब्रार उल हक साहब को कौन से मेरिट के ऊपर जो है ना रेड क्रॉस का चेयरमैन लगाया गया था, इसके ऊपर भी बहुत बड़ा सवाल निशान खड़ा होकर रख गया था बाद में। इसके बाद आ जाते हैं नाज़रीन करम शहबाज गिल साहब। शहबाज गिल साहब के ऊपर जो मेरिट के तौर के ऊपर इनको लाया गया था अमेरिका के अंदर से और इनको पंजाब हुकूमत में मुशीर तैनात कर दिया गया था वज़ीर आला पंजाब का। तो इनका कितना मेरिट था, क्योंकि इन्होंने भी ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल काम किया था। इसके बाद इनकी खिदमत इमरान खान साहब को वापस लौटा दी गई थी। अब इसके बाद आ जाते हैं नाज़रीन करम हम फिरदौस आशिक अमान साहिबा के ऊपर। फिरदौस आशिक अमान साहिबा का कितनी क्रेडिबिलिटी थी और इनको किस वजह से वज़ारत इत्तलात का कलमदान दिया गया था, ये भी इमरान खान साहब के 4था मेरिट के ऊपर लगाए गए बंदे थे, जिनको बाद में इनके कलमदान चेंज कर दिए गए थे। इसके बाद नाज़रीन करम इमरान खान साहब को लेके हम आते हैं चीफ सेक्रेटरी के ओहदे के ऊपर। तो चीफ सेक्रेटरी का ओहदा जो पंजाब के अंदर 7 से ज़्यादा चीफ सेक्रेटरी तब्दील किए गए थे और हर चीफ सेक्रेटरी को तब्दील करने के ऊपर यही बयान आता था कि ये अब वाला जो चीफ सेक्रेटरी हम लगा रहे हैं ये पंजाब की जो काबीना है और पंजाब के इंतजामी अमूर जो वो तारीख के अंदर सबसे बेहतरीन साबित होंगे। इसके बाद नाज़रीन करम हम हो जाते हैं 6 आईजीज़ पंजाब के अंदर तब्दील किए गए थे पंजाब उस्मान गुलजार की हुकूमत के अंदर। इसके बाद नाज़रीन करम हम आ जाते हैं इमरान खान साहब की जो इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती थी उसके ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ। ये मैं आपको 15वीं इमरान खान साहब की मेरिट के ऊपर लगाई गई जो वज़ारत थी उसका बता रहा हूँ कि इमरान खान साहब के बयान थे कि इससे पहले जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते थे वो सारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो यानी कि घरेलू बंदे यानी कि जो उनके पार्टी वर्कर जो होता था उसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगा दिया जाता था। ये इमरान खान साहब का बेसिकली इल्ज़ाम था, बाकी पिछली जो गवर्नमेंट्स गुजर चुकी हैं। इसके बाद नाज़रीन करम आमिर कियानी साहब जो थे वज़ारत इनको सेहत दी गई थी और बाद में जब इनका स्कैंडल आया था कि इन्होंने कोरोना से पहले जो है ना बहुत सारे ऐसी दवाइयों की कीमत बढ़ाने में मदद की थी जो प्राइवेट जो केमिकल्स बनाने वाली कंपनीज होती थी उनको जो है ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाया था इन्होंने। इसके बाद आ जाते हैं हम एक और यूसुफ मिर्ज़ा साहब को लाया गया था जिनका उसके बाद कोरोना के बाद आज तक कोई पता नहीं चला। इसके बाद इमरान खान साहब ने जो इनके एक्स जो शौकत खानम के चेयरमैन थे उनको लगाया था सुल्तान साहब को। तो इसके बाद नाज़रीन करम हम आ जाते हैं और भी इसके अलावा बहुत सी ऐसी वज़ारतें हैं जिनको मैं आपको बता सकता हूँ लेकिन ये बात लंबी हो जाएगी, जिनको इमरान खान साहब ने पहले तो मेरिट का नाम कहकर लगाया था और लेकिन बाद में इस मेरिट की धज्जियाँ वो छेड़ के इनका कलमदान तब्दील कर दिए जाते थे। नाज़रीन करम इसके बाद FBI के 3 चेयरमैन तब्दील किए गए जिसके अंदर शब्बर ज़ादी साहब को लाया गया था और
اس کو بھی شفا زادی صاحب کو بھی ہٹا دیا گیا تھا بعد میں، کیونکہ ان کی تعیناتی غلط ثابت ہوئی تھی، اور ہر ایف بی آر کے چیئرمین کی تعیناتی پہ عمران خان صاحب کا یہی بیان ہوتا تھا کہ یہ جو ایف بی آر کا چیئرمین ہے یہ اپنی تاریخ کی ریکارڈ جو ٹیکس کی یعنی کہ ٹیکس ہوگا وہ اکٹھا کرے گا۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم ایف آئی اے کے چیئرمین کے اوپر، بشیر میمن کے اوپر، یعنی کہ عمران خان صاحب نے بشیر میمن کو ایف آئی اے کا چیئرمین لگایا، اور وہی بشیر میمن بعد میں عمران خان صاحب کے اوپر بہت سے الزامات لگاتے ہوئے نظر آئے تھے کہ عمران خان صاحب نے ان کو کہا کہ آپ سیاسی اور انتقامی کارروائیاں کریں میرے جتنے بھی مخالفین ہیں۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں چیئرمین نیب کے اوپر۔ چیئرمین نیب کی تعیناتی کتنے میرٹ کے اوپر تھی، اور اب یہاں پہ میں آپ کو کچھ اور بھی بتانا چاہتا ہوں کہ 3 یہاں پر بندے ہیں جن کو عمران خان صاحب نے نہیں لگایا اور وہ وہی کے وہی رہے تھے۔ یعنی 2 بندے ایسے تھے جو مسلم لیگ نون کی جو گورنمنٹ تھی وہ ان کی تعیناتی کر کے گئی تھی، اور وہی کے وہی بندے جو ہے نا آگے کنٹینیو کروائے تھے عمران خان صاحب نے۔ ایک تو چیئرمین نیب ہو گئے جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال۔ اس کے بعد ناظرین کرام ہم آ جاتے ہیں پاکستان کے آرمی چیف کے اوپر، جن کو جناب قمر جاوید باجوہ صاحب کو بھی ایز اے آرمی چیف عمران خان صاحب نے 3 سال کی ایکسٹینشن دی تھی۔ تو یہ بھی عمران خان صاحب نے اپنا میرٹ سلیکٹ کیا ہوا تھا آرمی چیف صاحب کے لیے، اور آرمی چیف صاحب کے بہت سے ایسے گن گاتے تھے عمران خان صاحب، اور انہی آرمی چیف صاحب کو جن کو عمران خان صاحب نے 3 سال کی جو ایکسٹینشن دی تھی، ان کو بھی جب اس وقت کے پرائم منسٹر تھے پرائم منسٹر میاں محمد نواز شریف صاحب، تو انہوں نے اپوائنٹ کیا تھا۔ اب عمران صاحب کی آپ کریڈیبلٹی دیکھ لیں، یا تو یہاں پر ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ عمران خان صاحب میرٹ کی ڈیفینیشن یہ کرتے ہیں کہ جو میں بندہ لگاؤں گا وہ صرف جو میرے احکامات مانے گا وہ میرٹ کے اوپر ہوگا، اور اس کے علاوہ کوئی بھی میرٹ کے اوپر نہیں ہوگا۔ یہ چند ایک سوالات تھے، عوام کے اندر عمران خان صاحب نے ایک بہت بڑا اپنا نیریٹو کریٹ کر دیا اس وقت آرمی چیف کے عہدے کے اوپر، اور اب اگر میاں محمد شہباز شریف صاحب آرمی چیف صاحب کی اپوائنٹمنٹ کرتے بھی ہیں یا آرمی چیف صاحب کو ایکسٹینشن بھی دیتے ہیں، تو اس کے اوپر جو ہے نا بہت سے سوالیہ نشان کھڑے کر دیے گئے ہیں پہلے ہی عمران خان صاحب کی طرف سے۔ عمران خان صاحب نے الیکشن کمیشن کی تعیناتی کے وقت یہ کہا تھا کہ اس سے پہلے جتنے بھی الیکشن کمیشن کے چیئرمین آ چکے ہیں وہ یعنی کہ صحیح نہیں تھے، میرٹ کے اوپر نہیں تھے، میں نے سکندر سلطان راجہ کو اپوزیشن کے ساتھ مل کے میرٹ کے اوپر چیئرمین الیکشن کمیشن میں لگایا ہے۔ اور اس کے بعد جب ان کی گورنمنٹ چلی گئی تھی تو عمران خان صاحب کو یہ بیان تھا کہ میں نے سکندر سلطان راجہ صاحب کو چیئرمین الیکشن کمیشنر تعینات نہیں کیا تھا، بلکہ یہ آرمی یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ نے کروایا تھا، اور اسٹیبلشمنٹ سے مراد ہمارے ملک میں لی جاتی ہے فوج، اور اسٹیبلشمنٹ کا جو سب سے بڑا عہدہ لیا جاتا ہے وہ تھا آرمی چیف عہدہ، یعنی کہ یہ ہمارے ملک میں اسٹیبلشمنٹ کی ڈیفینیشن ہے۔ لیکن اوور آل اسٹیبلشمنٹ جو ہوتی ہے وہ جتنے بھی گورنمنٹ کے بڑے سیکٹر کے جتنے بھی یعنی کہ ادارے ہوتے ہیں، جتنے بھی انسٹیٹیوشن ہیں، ان سب کے جو ہیڈ ہوتے ہیں اور ان سب کے جو سینئر بیوروکریٹس ہوتے ہیں ان کو ملا کے اسٹیبلشمنٹ کا پورا ڈویژن قائم کیا جاتا ہے۔ لیکن اس وقت پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا مطلب صرف اور صرف فوج سمجھا جاتا ہے عام عوام کی پرسیپشن کے اندر۔ تو چلیں یہ میں نے کتنی بڑی لسٹ آپ کو گنوا دی ہے، 15 سے 20 بندوں کی لسٹ میں نے آپ کو گنوائی ہے۔ یہ سارے بندے عمران خان صاحب نے میرٹ کے اوپر بھرتی کیے تھے، اور ان کا قلمدان بعد میں کسی کو 6 ماہ، کسی کو سال، کسی کو 1.5 سال لگا کے ان کا قلمدان تبدیل کر دیا گیا تھا۔ اور اب بھی کیا اگر عمران خان صاحب آرمی چیف صاحب کی اپوائنٹمنٹ کرتے ہیں، ناظرین کرام اگر تو کرتے ہیں، کیونکہ چانسز اب بھی بہت زیادہ بنتے جا رہے ہیں عمران خان صاحب کے کہ وہ آ کے آرمی چیف صاحب کی اپوائنٹمنٹ کر سکتے ہیں، تو اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کون کرتا ہے۔ لیکن جو اگر تو کرتے ہیں تو عمران خان صاحب کیا پھر کچھ عرصے بعد اپنے میرٹ کو سائڈ لائن پہ کر کے اور اپنے فیصلے کو غلط قرار دے کے اور ان کا قلمدان تبدیل کر کے نیا آرمی چیف لائیں گے؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال نشان ہے ایز اے میرٹ جو کہ عمران خان صاحب ڈیفائن کر رہے ہیں اس وقت۔ لیکن ناظرین کرام اس وقت بہت سی اور بھی خبریں ہیں، لیکن میں نے یہ سوچا ہے کہ آپ تک یہ ویڈیو پہنچاؤں، اور یہ میں اپلوڈ جب کروں گا اس کے بعد بھی ایک اور ویڈیو میں نے بنا کے رکھی ہوئی ہے وہ بھی اپلوڈ کروں گا، تو وہ بھی آپ دیکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو۔